सरमाया एसोसिएट्स अच्छा जी, Sarmaya Associate is engaged in the manufacturing and supply of personal care item. It is registered with the sales tax authorities as manufacturer, importer and distributor. The following information has been extracted from SA's record for the month of August 2024. Purchases from registered supplier आ गया, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर आ गया। इसमें क्या परचेजेस की गई हैं? रॉ मटेरियल और टैक्सेबल की परचेज, टैक्सेबल और एग्जाम की परचेज की गई हैं और वो अलग-अलग बताई हुई है। डिटर्जेंट परचेज किया है, थर्ड स्केड्यूल आइटम है, 840 का परचेज किया और रिटेल प्राइस 1200 है। आपको पता होना चाहिए थर्ड स्केड्यूल आइटम है तो रिटेल प्राइस पे टैक्स लगना है। 3.5 लाख रुपए की गुड्स परचेज की गई है, खजाना एंटरप्राइज से पेमेंट कैश में कर दी है, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं। परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको छोड़ें, इस पे मिट्टी डालें। अनरजिस्टर्ड तो वैसे ही फारिग है। Import of 200 items of shampoo from France valued at 2 million, रिटेल प्राइस कितनी थी? 1900। सर जी इंपोर्ट की है शैम्पू फ्रांस से, 1900 रिटेल प्राइस थी। फिर दोबारा ये 13 थर्ड स्केड्यूल आइटम है रिटेल प्राइस पर, और इस ये 25% वाली आइटम है, ये 25% वाली आइटम है। शैम्पू जो है, अब वो लिस्ट तो याद नहीं करनी, लेकिन %25 वाली आइटम है। अच्छा जी चलूँ आगे। एक्विजिशन ऑफ अ मशीन वैल्यूड एट ₹275,000 इंक्लूसिव ऑफ अ 10% benchmark under a hire purchase agreement. डाउन पेमेंट कितनी थी? 5 लाख रुपए was made during the month with the remaining amount to be paid in 24 equal installment. मशीन खरीदी है किस्तों पर, 10% मार्कअप दिया है। सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा? फेयर मार्केट वैल्यू पर लगेगा ना। मार्कअप निकालने के बाद ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट है, ये भी इनपुट की एडजस्टमेंट है, ये भी इनपुट की एडजस्टमेंट है, ये भी इनपुट की एडजस्टमेंट है। परचेजेस टू रजिस्टर्ड पर्सन, परचेजेस टू सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये आउटपुट की एडजस्टमेंट शुरू हो गई है। टॉयलेट शॉप 243 की वैल्यू थी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में सप्लाई किए फैक्ट्री स्टाफ के लिए, कंजम्पशन के लिए दिए हैं, फर्दर प्रोसेस करके एक्सपोर्ट होने के लिए नहीं दिए। सर ये सिंपल टैक्सेबल है, ये एक्सपोर्ट नहीं है। 500 किट्स ऑफ शेविंग क्रीम
supplied for consumption on board an aircraft proceeding from Karachi to New York. These kits were purchased on credit from a distributor for rupees 450,000. सर जी आपने ये ख़रीदा था क्रेडिट पर डिस्ट्रीब्यूटर से ऑन 1 फरवरी 2024 को. पेमेंट फॉर दीज किट्स आर स्टिल आउटस्टैंडिंग. फरवरी 24 थी, अगस्त 24 है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. ठीक हो गया. एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग फ्रॉम कराची टू न्यूयॉर्क, सर जी ये ज़ीरो रेटेड है. गुड्स वैल्यूड एट 325 सप्लाइड टू अ क्रेडिटर. 3.5 लाख रुपए का डेट जो है वो सेटल करने के लिए 3.25 लाख वाली चीज़ दे दी. सर ये सप्लाई है, आउटपुट टैक्स चार्ज होगा. गुड्स वैल्यूड एट 7931000 सोल्ड टू असासा एंड कंपनी रजिस्टर्ड रिटेलर ऑन 12 अगस्त 2024. 90% ऑफ द गुड्स वर डिलीवर्ड. Remaining 10% is to be delivered in September 2024. Due to shortage of space at AC's warehouse, as per the agreement, AC make payment to SA at the time of delivery. जब गोश्त डिलीवर होगी तब पेमेंट की जाएगी. तो भाई डिलीवरी हो रही है, फिर पेमेंट हो रही है. 90% डिलीवरी हो गई है, 10% नहीं हुई. तो कितनी सप्लाई हो गई है? 90% सप्लाई हो गई. तो इसका आउटपुट टैक्स लगेगा ना 90% पर. यस. 10% to be delivered in September 2024 due to shortage of space at AC's warehouse. सर यही बात है. अब क्या ये मेड अवेलेबल हो गई है? अब यहाँ पर यही चीज़ हम देख रहे हैं. अगर शॉर्टेज ऑफ स्पेस की वजह से उसने उसको चीज़ें नहीं भेजी, तो इसका मतलब है कि उसने ये कह दिया कि भाई तुम 90% ऑफ द गुड्स वर डिलीवर्ड with remaining 10% to be delivered in September due to shortage of storage space at AC's warehouse. शॉर्टेज ऑफ स्पेस की वजह से वो कह रहा है मैं सितंबर में भिजवा दूंगा, और एसी जो पेमेंट कर रहा है वो भी जो गुड्स डिलीवर हुई हैं उसकी कर रहा है. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जब गुड्स डिलीवर हुई या जब मेड अवेलेबल हुई या जब पेमेंट हुई. डिलीवर तो सितंबर में हुई है, पेमेंट भी सितंबर में ही हुई है. मेड अवेलेबल का पॉइंट है कि क्या ये मेड अवेलेबल हुई या नहीं हुई. सर जी पॉइंट ये है 90%. इस तरह की अगर आपके ज़हन में कन्फ्यूजन आ जाए तो आप उसमें नोट लिख सकते हैं कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये मेड अवेलेबल थी. अब ये मैन्युफैक्चरर तो नहीं है ना, मैन्युफैक्चरर है. और चीज़ कौन सी है कोई नहीं बताया कौन सी चीज़ है. उसने खुद मैन्युफैक्चर किया या रेडीमेड पड़ी हुई थी.
हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेड अवेलेबल थी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस आपने डिलीवर नहीं की, मेड अवेलेबल थी, आपकी अवेलेबल थी। तो इस केस में फिर हम 100% ले लेंगे। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, 500 बोतलें इंपोर्टेड शैम्पू की जो कि 8 लाख की होलसेलर को दिया। आपको पता होना चाहिए कि ये थर्ड स्केजूल आइटम है और इस पर रिटेल प्राइस पर टैक्स लगना है, येस और नो, और इस पर फर्दर टैक्स नहीं लगना। गुड्स जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को 5,75,000 की दी है, वो एंड कंज्यूमर को बेची है, इस पर भी फर्दर टैक्स नहीं लगना। एक्सपोर्ट क्या है? ये भी आउटपुट की एडजस्टमेंट है। एक्सपोर्ट क्या है? 1500 बॉटल्स ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू सोल्ड फॉर ₹3,750,000 टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर इन द UAE। तो भाई 1500 हमने ले लिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सेल्स टैक्स 7,000 रुपये का कैश में पे किया था, कोई मसला नहीं है। फिर जनवरी 2024 की परचेज है जिसका इनपुट टैक्स था 81900, ये अनक्लेम्ड रह गया था जनवरी में। जनवरी छोड़ दें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 माह पूरे हो गए। अगस्त के महीने में इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकेगा। लो सर, ये सवाल थोड़ा सा हटके इसलिए है क्योंकि इससे पहले हमेशा ऊपर लिस्ट दी होती थी, सप्लाईज टैक्सेबल की इतनी है, एग्जाम्प्ट। इसमें कुछ नहीं है, इसमें इतनी ही ट्रांजैक्शंस हैं। अच्छा, जब ट्रांजैक्शंस ही क्लैरिटी के साथ गिवन है, जब इसने इस सवाल की खास बात यह है कि इसमें गिनती की ट्रांजैक्शंस हैं और वो सारी ट्रांजैक्शन ही आपको पता है। अब कोई चीज अननोन है ही नहीं कि आप उसकी अपॉर्शनमेंट करते फिर। सर समझ आ रही है? गिनती की ट्रांजैक्शंस हैं। उसने शैम्पू इंपोर्ट किया है, शैम्पू बेचा है, शैम्पू एक्सपोर्ट भी किया है, उसने रॉ मटेरियल खरीदा है, उसने बड़ी क्लैरिटी से बताया है। लो सर, इसको हल करते हैं। क्या नाम है इसका? टैक्स पीरियड क्या है? वर्किंग नंबर 1 आउटपुट टैक्स। अब हम आउटपुट टैक्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते थे सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर्स टू अन। यहाँ पर वो वाली आइटमें आई नहीं, यहाँ पे गिनती की आइटम्स हैं। अच्छा जी, टॉयलेट सोप है 243 का, ये टैक्सेबल है। शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम भाईजान ये 0 रेटेड है। गुड्स 350, हाँ ये है। फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेट, जी फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेट कितना है?
सर जी आप बताएं इसमें 3.25 लेंगे या 3.50 लेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे। हमने उसका 3.5 लाख रुपया अदा करना था, 3.25 की चीज दी है तो टैक्स तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द आइटम पे ही होगा ना। तो 325। अच्छा जी, फिर आ गया गुड्स वैल्यूड एट ₹7931 रजिस्टर्ड रिटेलर को बेची है। 90% डिलीवर हो गई, 10% स्पेस की वजह से डिलीवर नहीं हुई और उसने कहा है कि एसी पेमेंट कर देगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। 7931 कौन सी आइटम है जी? असासा। फिर उसके बाद आ गया सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है शैम्पू। कितने का शैम्पू सप्लाई है? 500 बोतलें सप्लाई की हैं 8 लाख के हिसाब से। सर जी शैम्पू की रिटेल, शैम्पू थर्ड कैजुअल आइटम है, इसकी रिटेल प्राइस उसने आपको दी हुई है। सर समझ आ रही है? तो इसकी जितने पर हमने होलसेलर को बेचा है वो कीमत नहीं लिखनी, रिटेल प्राइस पर टैक्स लगता है। सर जी 500 बोतल से इंपोर्टेड शैम्पू की 1900 मल्टीप्लाई बाय हाँ जी आगे चलते हैं। गुड्स वैल्यूड एट ₹575 सप्लाइड टू एंड कंज्यूमर। सर जी एंड कंज्यूमर को आपने गुड्स बेची हैं, फर्दर टैक्स नहीं लेगा, ये वाला टैक्स तो जी। एक्सपोर्ट comprised 1.5 bottles of imported shampoo sold for 3750000 to a departmental store in the UAE। जी भैया ये तो ज़ीरो रेटेड है ना, इसको तो यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके साथ Z लिख दिया हुआ है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसका भी ताल्लुक इनपुट से है, इसका भी ताल्लुक इनपुट से ही। सर जी आउटपुट से रिलेटेड जो बातें थी वो तो मैंने कर दी। अब चलता हूँ मैं इनपुट की तरफ। बहरहाल इसको अभी इनपुट की बात करूँगा तो रॉ मटेरियल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज। रॉ मटेरियल ख़रीदा है, ये टैक्सेबल का है, सिर्फ हम ये लेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया 800 केजी का डिटर्जेंट खरीदा 840 का, जबकि रिटेल प्राइस कितनी थी? 1200 थी। डिटर्जेंट अब 1200 थी, मल्टीप्लाई बाय 800 केजी है जी। लो सर ये वाली बात भी होगी। गुड्स वर्थ 3.5 लाख परचेज फ्रॉम खजाना एंटरप्राइज। पेमेंट इन कैश।
फिर उसके बाद आ गया परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इग्नोर करें इसको भी। इंपोर्ट की है 2000 बोतल शैम्पू की, रिटेल प्राइस कितनी थी? सर जी अब मेरी बात सुने, ये वाली जो बोतल आपने इंपोर्ट की है, यही बोतल आपने बाद में क्या कर दी है? एक्सपोर्ट भी कर दी है यूएई में। अच्छा, इसमें से जो 500 बोतल थी, चूंकि ट्रांजैक्शंस हैं, गिनती की ट्रांजैक्शंस हैं, तो अब वो जो आप करते होते थे कॉमन इनपुट टैक्स और सब कुछ तकसीम, वो नहीं करना। अब आपने ट्रांजैक्शंस को दिमाग से सोच के करना है कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि 2000 बोतलें शैम्पू की खरीदी थी। अच्छा, जो 500 हैं उस पर इनपुट टैक्स क्लेम होना बनता है, और जो 1500 है उसका रिफंड बनता है। यस और नो? इस चीज़ को ज़रा ध्यान से। और ये इंपोर्टेड शैम्पू जो है ये 25% वाली आइटम है। कितना है सर? 500 मल्टीप्लाई बाय 1900 का 25%। और अगर रिफंड की बात करूं तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1900 मल्टीप्लाई बाय 25%। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहां पर 2000 बोतल्स का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद आ गया प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। वर्किंग नंबर 3, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कितना है? 2750,000 डिवाइड बाय 1.1 करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन। इसका कितने परसेंट है? इसका कितने परसेंट ले? अच्छा 2.5 मिलियन है, इसका 18% कितना बनेगा? 40 और सर समझ आ गई है? ये आपने क्या किया है? अच्छा, उसने ये नहीं बताया कि ये मशीन किसके लिए थी। बहरहाल ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट वाली एडजस्टमेंट भी हो गई। और क्या रह गया सर जी? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है? 18% के हिसाब से। ये असल में टैक्स लगा कर ही आना है ना, तो इस वजह से हमने इसको बाद में लिखना है। लो सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा जनाब, अगर ये सारी चीज़ें अब हो गई, कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई?
जी सर जी, अगर ये सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं तो यहाँ पर आ जाइए। बताइएगा सर ये टोटल कितना आ रहा है? 870000 प्लस 960,000। 9660 टैक्स एट द रेट ऑफ 18% कितना बनेगा? 1738800। इस पर ये 500 का 1900 से मल्टीप्लाई करके 25% टैक्स लगा दीजिए। 237500। और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना था भैया? वो अमाउंट थी 54,000 था। 54,000 था ना? जी इनपुट टैक्स कितना आ गया? सर जी एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, ये देखो ज़रा। सर जी ये वाली एडजस्टमेंट देखना। 500 किट्स ये है ज़ीरो रेटेड, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि आपने पेमेंट, वो कहता है अब तक आउटस्टैंडिंग है। 1 फरवरी को ख़रीदा था सर, पेमेंट कब तक करनी होती है? हमने 180 दिन के अंदर अंदर करनी होती है। फरवरी के कितने डेज हो गए? 29, फिर 31, 30, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का कितना है? 31, जून का कितना है? जुलाई का कितना है? सर ये टोटल कीजिएगा। 182, यानी 180 डेज से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो गई है पेमेंट। अब असल गेम ये है कि जिस वक़्त हमने ख़रीदा था उस वक़्त हमने इनपुट क्लेम किया होगा, लेकिन अगर हमने टाइमली पे नहीं किया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। सर जी इसको एक बार प्लीज़ एडजस्ट कर दीजिए। पेमेंट इन कैश, फिर थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दे तो आसानी हो जाएगी। जी यहाँ पर लिखेंगे रिवर्सल ऑफ, असूल तो ये बनता था ना कि हम इसका रीफंड लेते। रिवर्सल ऑफ 500 शेविंग, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स ऑन शेविंग क्रीम्स। जी कितना है? जी यार अमाउंट, टोटल अमाउंट बताइएगा मुझे। 500 किट थी और रिटेल प्राइस 1200 थी। जी 500 मल्टीप्लाई बाय 1200, 6 लाख बन रहा है। चलो ये लिखो।
अब उसके बाद आप लिखो यहाँ पर, और ये माइनस होगा। अब उसके बाद इसका टोटल कीजिए। जी 90600000। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर टैक्स निकाल लें। 1630800। उसके बाद टैक्स, बिस्मिल्लाह, टैक्स एट द रेट ऑफ 25% निकाल लें। वो कितना था शैम्पू वाले का? यार आपने शैम्पू इंपोर्ट किया ना, कितना किया इंपोर्ट? 500 इंटू 1900 जी, मल्टीप्लाई बाय 25% जी, 2375। अच्छा जी, आगे आ जाए। इलेक्ट्रिसिटी बिल जी कितना है? टोटल इनपुट टैक्स बता दीजिए। 1922,300। सर जी, ये हमने इनपुट टैक्स फाइनल कर लिया। ये हमने इनपुट टैक्स फाइनल कर लिया। एक्सपोर्ट रिफंडेबल की एक ही वैल्यू, ज़रा ये भी बता दें। 1500 इंटू 1900 मल्टीप्लाई बाय 25%। ये एक्सपोर्ट रिफंडेबल है। अच्छा जी, आउटपुट टैक्स की अब रह गई है। ज़रा आउटपुट टैक्स की बात करते हैं। टोटल कीजिएगा सर। सर जी, करना बस आपने ये है कि इसको ना भी लिखें, इसको ना भी लिखें, इसको बाद में ऐड करें। जी सर, टोटल कीजिएगा। 9074,000। यहाँ अगर आपने उसको लिखना है, हाँ मतलब यहाँ पर अगर आपने इसको 950 था ना, ये कौन सा था, शैम्पू था ना सर, कर देंगे भी ऐड। अच्छा, अगर आपने ऐसे कर दिया ना तो टैक्स निकालें एट द रेट ऑफ 18% और टैक्स एट द रेट ऑफ 25%। 25% में 950 का, हाँ यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर 3.8 मिलियन आना चाहिए। ज़रा देखिएगा यही आ रहा है। $1900 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना आ रहा है? 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3.8। अब ये 1900 क्या चीज़ है? रिटेल प्राइस है।
ये 500 क्या चीज़ है? तो भाई हमने तो 500 ही लोकल बेची है ना, तो हमने तो 950 ही लेना ना भैया। ठीक है 950 का 25% लो, और बकाया जो रह जाएगा उसका बकाया 10024000 माइनस 950 करें। 907400, इसका 18% ले लें। 163320 237500 टोटल कीजिए ज़रा। 1870820। लो सर, ये मेरी वर्किंग अब कंप्लीट हो गई। मैंने आउटपुट टैक्स भी कैलकुलेट किया है। असल में ना जब थोड़ा सा हट के सवाल आ जाता है तो फिर आपके कॉन्सेप्ट ही होते हैं और सवाल को आपने कितनी ध्यान से पढ़ा है। इस सवाल में अनयूजुअल बात ये थी कि इससे पहले तो हम रूटीन में जी पहले उसने बताया था इतनी सेलें की हुई, इसमें शामिल करना है या नहीं करना। इसमें इस तरह का चक्कर नहीं था, गिनती की ट्रांजैक्शंस थी, तो हर ट्रांजैक्शन को ध्यान से करना था। लो सर, ये सब कर लिए, तो अब आ जाए आउटपुट टैक्स। जी आउटपुट टैक्स कितना है? जी इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड है, ब्रॉड फॉरवर्ड कुछ है? नहीं है। फॉर द पीरियड, ये सारे का सारा इसी पीरियड का ही है, इसमें अपॉर्शनमेंट की तो कोई सीन है नहीं। इनपुट टैक्स कितना है? 1922300 1922300 इसको 90% ऑफ आउटपुट के साथ कंपेयर करो। 168,738। अच्छा जी, यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड 1922300 माइनस 1683738 जी 238562। अच्छा जी, आउटपुट टैक्स हो गया, इनपुट टैक्स हो गया, लोअर को हम 1683738 आउटपुट में से इनपुट लेस कर देंगे, और क्या आ जाएगा? इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जी। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कितना है? भाईजान ने एक शैम्पू की बोतल खरीदी है, वही एक्सपोर्ट किया, इसके अलावा कुछ एक्सपोर्ट है ही नहीं। तो जो मशीन खरीदी है वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदी होगी, और वो उसका सारा इनपुट क्लेम करेंगे। अच्छा जी, अब बताइएगा आंसर 4, और मुझे लग रहा है ये आंसर माइनस में आना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल्स टैक्स रिफंडेबल जी। कीजिएगा 1870820 माइनस 1683738 और 450,000 जी। 2 नेगेटिव, उसके बाद क्या आ गया? फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ, कोई अमाउंट बन रही है। भैया मेरी बात ध्यान से सुनो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये जो बोतल बेची थी ये थर्ड स्केजुअल थी, और ये एंड कंज्यूमर को बेचा था नील। नोट दे दें, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड
थर्ड स्केड्यूल आइटम, और दूसरा सोल्ड टू एंड कंज्यूमर। नो फर्दर टैक्स इज अप्लाइड ऑन अबव। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट रिफंडेबल कितना है सर? एक ही तो आपने चीज शैम्पू ही एक्सपोर्ट किया हुआ है, उसका कितना आ रहा था? 712 500। ये एक्सपोर्ट रिफंडेबल आ गया। डन हो गया सर जी। और सर समझ आ गई है जी? इसकी पीडीएफ भाई शेयर कर दीजिएगा। शैम्पू 2000 शैम्पू इंपोर्ट किए हैं फ्रांस से। ये शैम्पू वो आइटम है जिस पे रेट कितना लगना है? 25%। 500 अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचे हैं, 1500 एक्सपोर्ट कर दिए। इस ये चूंकि थर्ड स्केड्यूल आइटम है तो टैक्स किस पर लगना है? रिटेल प्राइस पे। रिटेल प्राइस कितनी है? 1900। ठीक हो गया। ये जो 500 था इसका क्या होगा? इनपुट टैक्स क्लेम। ये आपने बेचा है, रिटेल प्राइस पे टैक्स लगेगा, रिटेल प्राइस पे टैक्स लगेगा। और ये जो 1500 था इसका 0% पे टैक्स लगेगा और क्या मिलेगा? रिफंडेबल मिलेगा। मसला क्या है इसमें? सर जी 500 नहीं, मैंने हाँ अब देखो मेरी बात सुनो। मैंने जब 2000 थे पूरे के पूरे, उसमें से मुझे पता चल गया कि 500 मैंने मार्केट में बेचे हैं तो 500 का इनपुट क्लेम होना था और 1500 का रिफंड मिलना था। तो मैंने 500 इनपुट के अंदर ऐड कर दिया और 1500 का रिफंड ले लिया। ये देखो, ये देखो, ये मैंने रिफंड ले लिया 1500 का और 500 मैंने इनपुट में ऐड कर दिया। अनरजिस्टर्ड से खरीदा नहीं है, अनरजिस्टर्ड को बेचा है। इनपुट तो क्लेम करूंगा ना मैं जी। इसमें कुछ भी कॉमन इनपुट टैक्स था ही नहीं। हर चीज़ बड़ी क्लियर और एलोकेबल थी। जो एलोकेटेबल है हर चीज़, उस केस में फिर आप कॉमन इनपुट टैक्स और अपॉर्चमेंट की वर्किंग नहीं करते। डन हो गया सर जी। पाँच मिनट इसको देख लीजिए एक बार। ये सवाल तसल्ली से दोबारा पढ़ें और देखें सारी एडजस्टमेंट समझ आ गई। फिर अगला सवाल कराता हूँ।